नमस्कार दोस्तों। देखिए आज है 18 अप्रैल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। देखिए, अभी बताया जा रहा है कि जो रेट ऑफ इन्फेक्शन है वो काफ़ी कम हो रहा है। पहले बताया जा रहा था जो डबल होने का रेट था वो पहले 3 दिन में जो केसेस थे डबल हो जा रहे थे। अभी उसको डबल होने को 6.2 डेज़ लग रहे हैं। ठीक है, ये तो ये एक थोड़ी अच्छी चीज़ देखी जा रही है कि कम से कम इन्फेक्शन जो जिस रेट से फैल रहा था उसको थोड़ा कमी देखने को मिल रहा है अभी। और यहाँ पर देखिए चाइना से एक न्यूज़ आई है कि चाइना ने काफ़ी एरर वाले डाटा दिए थे। उसने अभी बताया है कि जो 50% रेज़ कर दिया था अपने नंबर ऑफ़ जो इन्फेक्टेड पर्सन है उनकी संख्या बताने में। तो अभी ये चाइना का एक और नया रूप सामने आया है कि कैसे वो डाटा का हेर फेर करते रहता है और सही डाटा वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रखता नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए अभी आरबीआई ने 1 लाख करोड़ पंप करने का फैसला लिया है इकॉनमी में। ठीक है, तो इससे जो एनबीएफसीज हैं उनको काफ़ी सपोर्ट मिलने वाला है। तो इसको डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्टर को कितना कितना सपोर्ट मिलने वाला है। तो देखिए, अभी जो 50,000 करोड़ का तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन करने वाले हैं उसके लिए देंगे, और 50,000 करोड़ देंगे एनबीएफसीज के लिए। ठीक है, और एनबीएफसीज में भी जो नेशनल हाउसिंग बैंकिंग है उनको मिलेगा, और फिर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उनको मिलेगा। ठीक है, और जो सिडबी हैं उनको मिलेगा। तो इन सबको एक अच्छा खासा कैपिटल अमाउंट मिल जाएगा इस इकॉनमी से, अभी सस्टेन करने के लिए अभी जो क्राइसिस चल रहा है उसमें। और जब इनके पास पैसे जाएगा तो मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी बनी रहेगी और थोड़ा बहुत इकॉनमी सस्टेन कर पाएगा। ठीक है, और देखिए और क्या है। और यहाँ पर देखिए जो हमारे जो फिशरमैन्स थे, जो सी वर्कर्स थे, काफ़ी वो अलग अलग देशों में फंसे हुए थे। तो ये एक काफ़ी बड़ा ग्रुप उनका भी लाया गया है इंडिया में। तो इन लोग को भी थोड़ा सा रिलीफ मिला है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ ये देखने को मिली है, जो अभी ईएमआई वगैरह पे सरकार ने कहा था कि 3 महीने तक आपको टाइम दिया गया है, अगर आप नहीं पे कर सकते हो तो 3 महीने बाद भी पे कर सकते हैं। तो जो सैलरीड वर्कर थे उन्होंने तो इसका फ़ायदा अभी नहीं उठा रहे हैं क्योंकि वो पे कर रहे हैं। लेकिन जो एमएसएमई है उनको इसका थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है, वो फ़ायदा उठा रहे हैं। और उन्होंने इसका मतलब ये स्कीम का थोड़ा बहुत यूज़ किया है, और जो सैलरीड वर्कर हैं वो अपना ईएमआई अभी भी पे कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की बात की जा रही है कि इन लोगों को एग्जेम्पशन दिया गया है। देखिए दरअसल इनका तो सिचुएशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस कंडीशन में, क्योंकि इनके वैसे ही जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनके ऊपर ही सर्वाइवल डिपेंडेंट होता है। और अगर इनका भी जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो प्रोड्यूस है, उसको मार्केट में नहीं आने दिया जाएगा तो इनका सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो फ्रूट्स वगैरह हैं वो काफ़ी पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए इनको भी एग्जेप्शन दिया गया है कि ये अपने जो प्रोड्यूस हैं उसको मार्केट में बेच सकते हैं। और देखिए और क्या है। ठीक है, सेकंड पेज पे तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब लोकल न्यूज़ होती हैं। वो हर जगह कोविड के बारे में ही छाया हुआ है। यहाँ देखिए कैसे डिसइंफेक्ट किया जा रहा है सिटी को। यहाँ पे देखिए कैसे लोग फूड के लिए लाइन में लगे हुए हैं। काफ़ी अभी ख़राब स्थिति देखने को मिल रही है पूरे देश में ही। ठीक है, केसेस हर जगह बढ़ते ही जा रहे हैं। और देखिए ये जो काफ़ी लोग अभी भी पैदल जा रहे हैं अपने घरों की तरफ, तो उनको भी रोक कर पूछताछ की जा रही है। तो ये सब पिक्चर अभी देखने को मिल रहे हैं। देखिए उड़ीसा ने अभी काफ़ी लार्ज स्केल टेस्टिंग करने की बात की है। वहाँ पे भुवनेश्वर जो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट माना जा रहा है, वहाँ पे अभी जो टेस्टिंग के रेट हैं वो काफ़ी बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि टेस्टिंग काफ़ी ज़रूरी है पता करने के लिए किस लेवल पे बीमारी फैल चुकी है हमारे स्पेसिफिक स्टेट्स में। देखिए केरला कह रहा है कि जो आरबीआई ने अभी पैकेज अनाउंस किया है, जो उसने रिवर्स रेपो रेट कम किया है, और जो 50,000 करोड़ जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन चलाए हैं, वो सब जो भी मेजर्स किए हैं वो सफिशिएंट नहीं हैं। और भी स्टेप्स लेने होंगे, और भी अच्छे मॉनिटरी स्टेप्स लेने होंगे, और भी कैपिटल इन्फ्यूज़ करना होगा इकॉनमी में। तभी जाके थोड़ा बहुत स्टेट्स को भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि अभी स्टेट्स के पास भी फंडिंग की काफ़ी इशू है, क्योंकि सबके जो भी रेवेन्यू सोर्सेस थे काफ़ी ख़त्म से हो गए हैं, कहीं से रेवेन्यू आ नहीं रहा है, और जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है अभी। तो वही बता रहे हैं जो केरला के मिनिस्टर्स हैं वो। ये देखिए अभी एक नया इंडिजीनियस किट फाइंड किया गया है,
ये काफ़ी फास्ट वर्किंग है, क्योंकि अभी तक हम जो आर टी पी सी आर यूज़ कर रहे थे उसमें लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते थे। लेकिन इसमें बताया जा रहा है ये हो सकता है 10 मिनट में ही टेस्ट को ख़त्म कर दे और काफ़ी हमारा टाइम और पैसा दोनों ही बचे। ठीक है। इसमें बताया जा रहा है कि ये हो सकता है 1,000 रुपये में ही ये एक किट का कॉस्ट पड़े, और जो हमारा अभी तक आर टी पी सी आर चल रहा था उसमें 4,500 रुपये लग जा रहे थे। तो इसका नाम आप याद रखिए, इसका नाम देखिए क्या है, चित्रा जीन लैम्प पेन। ठीक है, क्या है, चित्रा जीन लैम्प पेन इस किट का नाम है। और ये अभी केरला ने लॉन्च किया है, केरला ने इसको फाइंड किया है। ठीक है। इससे पहले हम आर टी पी सी आर वगैरह ये सब यूज़ कर रहे थे। और अभी देखिए इसका फुल फॉर्म देख लीजिए। देखिए ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड एम्पलीफिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हो गया आरटी से, और लूप मेडिएटेड एम्पलीफिकेशन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हो गया लैंप का। ठीक है, तो ये अपने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल याद रख सकते हैं, आर टी लैम्प। ठीक है, इसमें हम एन जीन फाइंड करते हैं। और अभी तक हम जो आर टी पी सी आर से देख रहे थे उसमें हम ई जीन और आर एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज जीन को टेस्ट किया करते थे, उसको आइडेंटिफाई किया करते थे। ठीक है, और जो डब्ल्यू एच ओ है वो रिकमेंड करता है कि आपको ई जीन को फाइंड करना है और आर एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज जीन को आइडेंटिफाई करना है। लेकिन जो यूएसए की काफ़ी जो कंपनियां हैं, जो काफ़ी हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो कहते हैं कि एन जीन से भी काम हो जाएगा, एन जीन का टेस्ट करके भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। और काफ़ी कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी है, चाइना है, वहाँ पे एन जीन को डिटेक्ट करके ही इसके ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी खोज की गई है, क्योंकि इससे अभी हमारा टाइम और पैसा दोनों ही बचेगा। इससे हम काफ़ी हाई लेवल पे टेस्टिंग भी कर सकते हैं। देखिए और क्या है, ये देखिए यहाँ पर भी इन्होंने भी कहा है कि जो अभी आरबीआई ने मेजर्स लिए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, और भी मेजर्स लेने चाहिए ताकि कॉमन पब्लिक तक फैसिलिटीज़ पहुँच सकें। और ये देखिए टेररिस्ट अटैक्स अभी भी रुक नहीं रहे हैं, कश्मीर में अभी भी टेररिस्ट अटैक देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कैसे ये माइग्रेंट वर्कर्स फंसे हुए हैं, तो कहना है कि कुछ स्पेसिफिक ट्रेन्स चला देनी चाहिए थी ताकि ये जो फंसे हुए माइग्रेंट वर्कर हैं वो अपने घर पहुँच जाएं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी, वो भी जानते हैं कि ठीक है हालत ख़राब चल रही है, लेकिन अगर ये उतना लिबरल कर देते हैं तो ये इन्फेक्शन और भी फैल सकता था। देखिए और क्या है, और देखिए अभी बात की जा रही है कि रोहिंग्या की भी टेस्टिंग करने की बात की जा रही है, क्योंकि अभी जो तबलीगी जमात वाला इवेंट हुआ था उसमें बहुत सारे रोहिंग्याज भी गए थे। तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि जो भी रोहिंग्याज हैं उनकी सबकी टेस्टिंग की जाएगी, क्योंकि हम कोई भी रिस्क ले नहीं सकते इस मामले में। ठीक है। देखिए यहाँ पे मुंबई की बात की जा रही है कि मुंबई अभी सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हो रहा है, वहाँ पे हेल्थ वर्कर्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, और केसेस भी वहाँ डे टू डे बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, धारावी की बात की जा रही है। देखिए धारावी में अभी 15 और केसेस देखने को मिले हैं। धारावी जो एशिया की सबसे बड़ी स्लम कही जाती है। ठीक है, वहाँ पे अगर इसी रफ्तार से फैलता रहा तो और भी दिक्कत देखने को मिल सकती है। और देखिए महाराष्ट्र की सरकार ने 10,000 करोड़ अगले दो दो इंस्टॉलमेंट में 5-5 महीने के गैप में इसका रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि उनके पास भी फंडिंग का इशू आ रहा है, फंड ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, और देखिए जो डिफेंस डिफेंस मेडिकल स्टाफ है, डिफेंस का जो मेडिकल कॉर्प है वो ज्वाइन करने वाला है अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस भी सामने आ रहे हैं इस परिस्थिति में देश का सपोर्ट करने के लिए। और देखिए एक नया किसान रथ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होने वाला है, इसमें जो फार्मर्स हैं वो सीधा मोबाइल से कनेक्ट हो जाएंगे मंडीज से, ताकि वो अपने जो फार्म प्रोड्यूस हैं उसको मंडीज तक पहुंचा सके, और उनका जो फार्म प्रोड्यूस है वो ख़राब ना होए और उनको कोई फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को ना मिले, क्योंकि उनका सीज़न टू सीज़न ही पैसे आते हैं। अगर एक सीज़न में पूरा फसल ख़राब हो गया तो एक अगले सीज़न तक सब कोई भी इनकम का सोर्स हार्डली बचता है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे देश में फार्मिंग कंडीशन ख़राब रहती है, और अगर उनके ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर ऐसे ही आएगा तो फार्मर की कंडीशन और भी ख़राब हो सकती है। ठीक है, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि किसान रथ ये एप्लीकेशन फाइंड किया गया है। अब इसके तहत वो मंडी से कनेक्ट हो सकेंगे। ठीक है, तो ये ई गवर्नेंस का काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। और भी हमने फार्मर्स की हेल्प के लिए जैसे ई नाम, जैसे कि नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मार्केट है,
इनाम वगैरह उसका इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो ये सब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके जो फार्मर्स है वो ऑनलाइन ही अपना जो ट्रांजैक्शन है, जो अपना प्रोड्यूस है उसको मंडीज तक पहुंचा सकते हैं, और वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको बुला के जो अपना सप्लाई है वो कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए केरला जो अभी थोड़ा खुश नहीं है गवर्नमेंट के स्टेप से, वो कह रहे हैं और भी आपको कैपिटल इन्फ्यूज़ करना चाहिए इकॉनमी में, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि चाइना का अब तक का ये सबसे बुरा टाइम चल रहा है, इकॉनमी उसकी डाउन हो रही है, श्रिंक हो रही है। 6.8% की गिरावट देखने को मिली अभी चाइना की इकॉनमी में, ठीक है। और जो रिटेल सेल था वो भी 19% से गिर गया है। तो ये तो देखिए सभी लोग का अभी इकॉनमी गिरते ही जा रहा है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन चाइना का बताया जा रहा है कि 1960 के बाद ये सबसे बड़ा फॉल डाउन है, ठीक है। तो ये एक चीज़ देखने को मिली है। और देखिए अभी जापान में भी थोड़ा केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, तो अभी वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि आप प्लीज़ जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करें, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है मेंटेन करें, ज़्यादा पब्लिक में घूमे फिरे ही नहीं, नहीं अपने घर पर ही रहें, ठीक है। तो अभी वहाँ पर भी वापस से सिचुएशन ख़राब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि वहाँ पे बीच में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गया था, लेकिन अभी दोबारा से ही सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो रही है। और यहाँ पर देखिए अभी जो ट्रम्प सरकार है उन्होंने कहा है कि वो हर एक स्टेट के गवर्नर्स को गाइडलाइंस देंगे कि कैसे कैसे रेस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट करना है। जैसा कि हमने कल ही देखा था कि जो ट्रम्प है वो कह रहे हैं कि वो जो लॉकडाउन है उसको हटा देंगे, और वापस से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको चालू करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं ये क्या स्टेप्स लेंगे आने वाले टाइम में। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं डेविड मालपास, उनका कहना है कि फूड अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि लोगों की जॉब जा रही है। ये तो फैक्ट है, ये तो हम देख ही रहे हैं, क्योंकि जो डे टू डे अर्नर्स हैं उनके ऊपर तो बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला ही है। लेकिन ये ग्लोबली काफ़ी बड़ा कंसर्न है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है, और अगर जॉब चली जाएगी तो अर्निंग का जो सोर्स है वो भी ख़त्म हो गया, तो फिर और ये लॉकडाउन अगर एक्सटेंड हुआ है ऐसे ही, तो लोगों के पास फूड क्राइसिस हो सकता है। यहाँ देखिए जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट है जायर बोल्सोनारो, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपने जो हेल्थ मिनिस्टर है उनको फायर कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये भी ट्रम्प के जैसे ही अपनी इकॉनमी को ओपन करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लॉकडाउन ख़त्म करके हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वापस चालू करेंगे। लेकिन इनके जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो इनकी इस बात से सहमत नहीं थे, वो कह रहे थे कि लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस तरीके का बड़ा रिस्की स्टेप नहीं ले सकते हैं। तो इन्होंने उनको निकाल दिया, ठीक है। तो ये एक चीज़ अभी ब्राज़ील में देखने को मिल रही है। और देखिए अभी जो एंजेला मर्कल है जो जर्मनी की चांसलर हैं, अभी उनका भी टर्म ख़त्म होने वाला है, तो वहाँ पे भी अभी देखते हैं कि इनके बाद कौन निकल के आते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखिए जो एनबीएफसी को 50,000 करोड़ की लिक्विडिटी बूस्टर मिलने वाला है उसके बारे में बात की जा रही है। तो देख लेते हैं किसको किसको कितना मिलने वाला है। देखिए नबार्ड को 25,000 करोड़ नबार्ड को मिलने वाले हैं, 15,000 करोड़ सिडबी को मिलने वाले हैं, और 10,000 करोड़ नेशनल हाउसिंग बैंकिंग को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे करके 50,000 करोड़ इस सेक्टर में इन्फ्यूज़ किए जाएंगे, ताकि उनके पास पैसे जाएँ और वो उस पैसे को कॉमन पब्लिक तक ट्रांसफ़र कर सकें, ताकि लोगों के पास में पैसा रहे तो वो डिमांड कर सकें, और जब डिमांड मेंटेन रहेगी तो थोड़ा बहुत इकॉनमी सस्टेन कर पाएगी, ठीक है। और यहाँ देखिए वो जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन की बात की जा रही है, ठीक है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन क्या होता है? देखिए जो रेपो रेट्स होते हैं वो यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, तो बैंक्स के पास उतना टाइम मिलता नहीं है कि वो इस रेट को नॉर्मल पब्लिक तक पहुंचा सके, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू देखने को मिलता था हमें बैंकिंग सेक्टर में। तो इसका उपाय निकालने के लिए बैंकों ने क्या किया, अभी लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का रास्ता निकाला है। इसके तहत 3 साल 1 साल ऐसा बड़े बड़े टाइमिंग पीरियड के लिए एक सेम रेट पे ही बैंकों को पैसे दिए जाते हैं, और फिर अगर एक लंबा टाइम रहता है तो बैंक इस रेट को कॉमन पब्लिक तक पहुंचा सकती है। तो फिर वो हमें देखने को मिलता है कि जब आरबीआई ने रेट कम किए हैं तो हमारे एंड पे भी रेट कम हमें देखने को मिल जाता है इस स्कीम के तहत, ठीक है। और देखिए एनपीए की बात की जा रही है कि अभी एनपीए के जो रेगुलेशंस है उसमें भी थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे, क्योंकि अभी हर जगह ही बंदी चल रही है। तो अगर बहुत सारे लोग अपने जो लोन्स है उसको रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको तुरंत ही एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाएगा, अभी उनको भी एक्सटेंशन दिया जा रहा है, टाइम दिया जा रहा है। जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा तब उसके आगे ही डेट्स कंसिडर की जाएंगी, ठीक है।
देखिए कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आरबीआई के मूव से। ठीक है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि जब लोगों के पास पैसे जाएगा तो डिमांड करेंगे, तो इंडस्ट्री को क्या चाहिए, डिमांड तो चाहिए। जब डिमांड होगी तभी तो इंडस्ट्री ग्रो ग्रो कर पाएगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे भी बताई गई है। यहाँ पर देखिए अभी जो अर्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं 22 अप्रैल को, उसका 50th एनिवर्सरी अभी देखने को मिलने वाला है इस 22 अप्रैल को। ठीक है, तो 50th एनिवर्सरी है 22 अप्रैल को अर्थ डे। ठीक है, ये आप याद रखना। तो इसमें जो कम से कम अलग अलग तरीके के जो वोकलिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, वो आके अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं। तो देखिए इतना ही था आज के द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में। तो कैसा लगा आपको आज का एनालिसिस, ज़रूर लिख के बताइए। अब हम मिलेंगे कल के न्यूज़ एनालिसिस के साथ। चलिए, शुक्रिया।